नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बरौनी, पटना संभाग। आज कक्षा 12वीं के काव्य खंड से एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है बादल राग, और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए तो चलते हैं बादल राग को देखने के लिए, बादल राग को सुनने के लिए। ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी प्रतिभा और हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट का चिन्ह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन परिचय है वह इस प्रकार है कि इनका जन्म बसंत पंचमी 1896 मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्यिक आंदोलन में इनकी प्रतिभागिता थी छायावाद एवं प्रगतिवाद में। छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं काव्य के रूप में, अनामिका जो 1923 ईस्वी में इन्होंने लिखी, परिमल 1930, गीतिका 1936 ईस्वी में आई, द्वितीय अनामिका 1938 ईस्वी में आई, तुलसीदास 1938 ईस्वी में ही, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते उसी वर्ष 1946 में, अर्चना 1950 और आराधना 1953 में इनकी काव्य कृति आई थी। उपन्यास जो इन्होंने लिखा है वह है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिया। कहानी संग्रह जो इनकी प्रसिद्ध हुई हैं वो है लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी, सखी और देवी। नाटक जो इन्होंने लिखा है समाज, शकुंतला, उषा अनिरुद्ध। अनुवाद जो इन्होंने किया है आनंद मठ का, कपाल कुंडला का, चंद्रशेखर का इत्यादि। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, इनकी बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं जो हिंदी साहित्य संसार को एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर कहा जाए कि पहुंचा देती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। प्रस्तुत कविता में वे साधारण मनुष्य के दुख से दुखी होकर बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्रांति से छोटों को ही लाभ होता है। किसान की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के लिए पुकार रही हैं। ये बादल राग का सार है मित्रों। अब बादल राग के अंश हैं यहाँ। ये अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रन तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। उर में पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। मित्रों, यहाँ कवि
बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही है। वह इसी प्रकार जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। कभी कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, अपने ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन पंक्तियों की जो शब्द संपदा है वह है दग्ध मतलब जला हुआ, रणतरी मतलब युद्ध रूपी नौका, सुप्त मतलब सोया हुआ, अशनिपात मतलब वज्रपात, विप्लव क्रांति, प्लावित डूबा हुआ, समीर सागर युद्ध रूपी समुद्र। इन पंक्तियों से जो अर्थ ग्रहण के प्रश्न बन सकते हैं वो है, कवि ने बादल का आह्वान किस रूप में किया है और क्यों? सुख को अस्थिर क्यों कहा गया है? अगला प्रश्न हो सकता है कि विप्लव को निर्दय क्यों कहा गया है? घन भेरी गर्जन का पृथ्वी के उर में सुप्त परे अंकुर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बादल के गर्जन वर्षण का क्या प्रभाव होता है? गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किसके प्रतीक हैं? क्रांति रूपी बादल के शस्त्र क्या हैं? हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार का आशय स्पष्ट करें। कविता का अगला अंश है कि शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। मित्रों, यह जो अंश है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन से लेकर शैशव का सुकुमार शरीर, ये बड़ा ही प्रसिद्ध अंश है और तकरीबन हर बोर्ड परीक्षा में कहीं न कहीं इससे प्रश्न आते रहे हैं, इस अंश को पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप भी इन अंशों की तैयारी ठीक से करेंगे। चलिए कविता की अगली पंक्तियां हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। इसकी जो शब्द संपदा है, शस्य मतलब हरा, विप्लव रव मतलब क्रांति की ध्वनि, अट्टालिका मतलब ऊंचे ऊंचे भवन, अंगना मतलब स्त्री, अंक मतलब हृदय, पारावार मतलब आलंबन। मित्रों, कविता की इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो, तुम्हारी घन के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकांक्षा की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रणक्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
दूसरे शब्दों में कि बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। क्रांति से निम्न और दलित वर्ग ही अपना अधिकार पाते हैं। इन पंक्तियों से जो अर्थ ग्रहण के प्रश्न हो सकते हैं कि विप्लव के बादल को कौन बुलाता है और क्यों? विप्लव रब से छोटे ही हैं, शोभा पाते पर प्रकाश डालिए। क्रांति किसका प्रतिनिधित्व करती है? जल विप्लव सदा पंख पर ही क्यों होता है? रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर। पंक्ति का आशय बताइए। रुद्ध कोश से कौन क्षुब्ध है और क्यों? इस बादल राग के संभाव की कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है काले बादल और स्वर्ण धूलि में। उसका अंश हमने यहाँ दिया है, संभाव के रूप में आप जान सकते हैं कि सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीत नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। यह मनोचित रीति नहीं है, जन्मे प्रीति प्रतीति नहीं है। देश जातियों का कब होगा, नव मानवता मेरे एका। काले बादल में कल की सोने की रेखा। आप इसे भी याद करेंगे ताकि बादल राग कविता को समझने में आसानी होगी। कला और सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस पाठ से, वो मैंने यहाँ देने की कोशिश की है ताकि जब आप पाठ पढ़ें तो इन प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ करते चलें, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको आसानी रहेगी। प्रश्न है कि पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? अगला प्रश्न है कि कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखें। तीसरा प्रश्न है तिरती है समीर सागर पर, वहां से शुरू करके ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। उपर्युक्त काव्यांश के भाषा की दो विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है कि काव्यांश से कोई एक बिंब छांटकर बताइए कि यह बिंब किस प्रकार का है। पांचवा प्रश्न है कि निर्दय विप्लव विशेषण प्रयोग का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और आखिरी प्रश्न जो हमने देने की कोशिश की है कि अट्टालिका नहीं है रे से लेकर क्षुब्ध तोष तक काव्यांश से उदाहरण देकर बताएं कि भाषा प्रतीकात्मक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका जवाब आप तैयार कर लेंगे, बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक को लाने में आपको समस्या नहीं आएगी। यहाँ अतिरिक्त जानकारी हेतु लिंक भी हमने दे दिया है, जिसका फायदा आप उठाएं, वहाँ जाएं, उसे देखें। इस तरह से मित्रों बादल राग कविता के बारे में मैंने जो कुछ बताने की कोशिश की है, आप उस पर मनन करें, उससे फ़ायदा उठाएं। अगले पाठ को लेकर के मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत